हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार ऑनलाइन माध्यम से बीए पार्ट 1 ऑनर्स के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग इस वक्त स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। अगले क्लास में हम लोगों ने जाना कि पूरी प्रशासन को 7 विभागों में बांट दिया जाता है और संघीय सरकार के जो 7 सदस्य होते हैं, एक सभी उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और उसकी कार्य प्रणाली उनकी दो बैठकें होती हैं जो गुप्त भी होती हैं, और उसमें बहुमत जो लिया जाता है निर्णय जो लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर होता है। और हम लोगों ने बात किया उसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे संघीय सरकार के अन्य शक्तियों के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले क में पढ़ा कार्यपालिका शक्ति। आज हम लोग बात करते हैं उसकी अन्य शक्तियों में विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। हालांकि संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं, यानी कि उनके बैठकों में भाग लेते हैं और मत देने के अलावा अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। यानी कि वो लोग संसद की कार्यवाही में शामिल तो होते हैं, लेकिन उसमें वोट देने के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। संघीय सरकार अपनी मर्जी से विधानमंडल के सामने विधेयक पेश कर सकती है और संघीय संसद भी संघीय सरकार से किसी विशेष विषय पर विधेयक पेश करने के लिए कह सकती है। व्यवहार में लगभग 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि संघीय सरकार खुद से भी विधेयक पेश कर सकती है, या फिर संघीय संसद सरकार को कहे कि वो कोई किसी विशेष मसले पर अपना विधेयक पेश करे। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं, उन सब में सबसे पहले संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास विचार करने के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है संघीय सरकार के सदस्य किसी विषय पर यह प्रस्ताव भी कर सकते हैं कि उन पर लोक निर्णय कराया जाए। स्विट्जरलैंड के संविधान में लोक निर्णय एक प्रक्रिया है। आगे चलकर हम लोग कभी इस पर बात करेंगे। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद की समितियों के विचार विमर्श में भी भाग लेकर कानून निर्माण
के कार्य को प्रभावित करते हैं। इन सबके अलावे संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन डेलीगेट लेजिस्लेशन, प्रदत्त व्यवस्थापन यानी कि किसी कानून को अर्जेंट घोषित करना, तुरंत लागू करने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत कानून को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय सरकार के इन अध्यादेश व नियम की शक्ति और उनका प्रभाव कानूनों जैसा ही होता है और न्यायालय द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय तक ही होते हैं और हमारे यहाँ भी होता है कि अध्यादेश जारी हुआ उसका 6 महीना तक का समय होता है और उस 6 महीने के अंदर उसको संसद से पास कराना होता है। पास हो गया तो वो कानून जो है वो कंटिन्यू होता है, वरना 6 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी एक समय सीमा है जिसके अंतर्गत तक वो कानून वैलिड रहता है। अगर वो पास नहीं कराया गया संघीय संसद के द्वारा तो वो खत्म हो जाते हैं। संघीय सरकार के इन विधायी कार्यों को देखते हुए रेवार्ड ने लिखा है कि दरअसल अनसंवैधानिक धारणा की एकदम उलट परिषद यानी कि संघीय सरकार कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है। तो ये थे उसके विधायी शक्तियां या विधायी अधिकार। अब हम लोग बात करते हैं वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, संघीय सरकार की वित्तीय शक्ति। वित्तीय क्षेत्र में भी संघीय सरकार को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। स्विस संघ के वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंदर यह संघीय बजट तैयार करती है। दुनिया में सब जगह कार्यपालिका का ही काम होता है सालाना बजट को पेश करना या बनाना। संघीय बजट तैयार करती है तथा संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए यानी कि मंजूरी के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है, यानी कि सरकार के आय और व्यय का हिसाब संघीय संसद को देती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है, यानी कि किसी भी मद के लिए संसद के द्वारा जो तय होता है कि इस विभाग के लिए, इस काम के लिए पैसा दिया जाए, कितना पैसा दिया जाता है, उसकी वह निगरानी करता है। तो ये थे संघीय सरकार के वित्तीय अधिकार। अब बात करते हैं संघीय सरकार के चौथा यानी कि घ अधिकारों के बारे में। राजमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बताता हूं कि कैंटन वहां के राज्यों को कहा जाता है। तो राजमंडल यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों का संचालन भी एक अधिकार में शामिल है संघीय सरकार का। संविधान के अनुच्छेद 186 में 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राजमंडल और कैंटनों के बीच
संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है, यानी कि वहां जो काम होता है राज्य सरकारों के द्वारा उसकी भी वो जांच करती है, एवं उनके संशोधन पर स्वीकृति देती है, यानी कि कोई संशोधन करते हैं संविधान में तो उसकी भी स्वीकृति देती है। वह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है, यानी कि वहां के राज्यों के द्वारा, यानी कैंटनों के द्वारा जो कुछ विषय है जिस पर वो कोई प्रस्ताव पारित करती है उस पर संघीय सरकार की मंजूरी जो है वो आवश्यक होती है। अब बात करते हैं हम लोग यानी कि 5वां, संकटकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर। पुराने संविधान में कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन व्यवहार में जब कभी देश में आंतरिक या बाहरी परिस्थितियों के कारण संकट काल उत्पन्न हुआ तो संघीय सभा ने परिषद को पूर्ण अधिकार दे दिए तथा संघीय परिषद ने बहुत कुछ सीमा तक अपने ही विवेक के अनुसार काम किया। वर्तमान संविधान की संघीय सरकार को, वर्तमान संविधान भी संघीय सरकार को कोई संकटकालीन अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन पिछले इतिहास और व्यवहारिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। कहने का मतलब दुनिया में लगभग सब जगह संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कार्यपालिका को ही अधिकार दिया जाता है, वहां की केंद्र सरकार को ही अधिकार दिया जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी है। तो ऐसा जब कभी भी होगा, कोई संकट आपात स्थिति आएगी तो उससे निपटने के लिए जिस तरह के भी अधिकारों का प्रयोग या जिन तरीकों को इस्तेमाल करने की जरूरत होगी उसका प्रयोग वो संघीय सरकार वहां करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं बल्कि कार्यपालिका ही कर सकती है तथा संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह एकदम स्वाभाविक है। इस तरह संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। पुराने संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लावेल ने लिखा था कि संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय परिषद के संबंध में कही गई यह बात वर्तमान संविधान की संघीय सरकार पर भी पूरी तरह से
लागू होती है। तो ये थे स्विट्जरलैंड के संघीय सरकार के कार्य, निर्वचन, कार्य और अधिकार। अब हम लोग तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे फिर अगले क्लास में।